आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो बाइक मेरे पीछे खड़ी हुई है यानी कि नई KTM ड्यूक 250 के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, ये बाइक आपको क्या ऑफर करेगी और क्या चीज़ें पहले से चेंज हो चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की यहीं से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यार इसके लुक को लेकर। और लुक पे अगर आप नज़र डालेंगे तो नो डाउट कि ये जो बाइक है वो आपको अब हर एक एंगल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है। अगर आप देखेंगे फ्रंट लुक पे तो जो इसका हेडलैम्प है उसको पहले से काफ़ी ज़्यादा हैवी किया गया है। एंड यहाँ पर जो आपको हेडलैम्प है वो LED नज़र आएगा। यहाँ जो लुक है फ्रंट में वो काफ़ी हैवी किया गया है उसको। एंड साइड में भी अगर आप देखेंगे टैंक को भी हैवी डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल जो बाइक का लुक है वो आपको पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आने वाला है। आप किसी भी एंगल पर अगर देखेंगे, अगर आप सीट की बात करते हैं तो सीट पहले के कंपेयर में वाइड की गई हैं, टैंक ज़्यादा वाइड किया गया है। एंड साथ में जो आपको चीज़ें नज़र आने वाली हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हैंडल बार पे हर एक चीज़ न्यू नज़र आएगी। यानी कि अब आपको जो बाइक यहाँ पर दिखाई देने वाली है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कम्प्लीटली न्यू बाइक है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर बॉक्स है उसको भी चेंज किया गया है। एंड साथ के साथ जो आपको यहाँ इंजन के ऊपर ब्रांडिंग दिखाई दे रही है LC4C, यानी कि इंजन के अंदर भी चेंजेस आपको नज़र आने वाले हैं। कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल जो मैंने अभी आपको बताया है ये लुक के बारे में बताया है कि जो बाइक है वो आपको कैसी दिख रही है। आप इस तरफ से देखेंगे तो हमेशा आपको KTM में इस तरफ डिस्क ब्रेक नज़र आता था, लेकिन इस बार KTM ने पहली बार अब जो अपना डिस्क ब्रेक है उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब आपको राइट साइड पर डिस्क ब्रेक नज़र आने वाला है और इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही रीज़न है कि अगर आप इस बाइक को राइट साइड से देखते हैं, क्योंकि जो स्टैंड है वो लेफ्ट साइड पर होता है और जो बाइक है मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक को इसी तरह से खड़ा किया जाता है। एंड जो बाइक है उसका जो टायर है बस थोड़ा सा भरा हुआ लगे, ये इस KTM का रीज़न है। बाकी इसके अंदर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे जो शॉकर है मोनोशॉक उसको बाहर की तरफ लगाया गया है। तो सारी चीज़ों की डिटेल में बात करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के इंजन को लेकर। यहाँ आपको दिखाई देगा 249 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि लिक्विड आपको ऊपर की तरफ ही नज़र आएगा। पहले आपको अलग नज़र आता था, अब ये इजीली एक्सेसिबल है। आप आराम से अपना जो लिक्विड है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो LC4C इंजन आपको नज़र आने वाला है। इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं। 249 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको यहाँ दिखाई देगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 31 PS की पावर एट 9250 RPM एंड 25 Nm का टॉर्क एट 7250 RPM। अगर आप यहाँ पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो पावर फिगर पहले से इंक्रीज़ हो गए हैं। 1 PS की पावर ज़्यादा नज़र आएगी एंड जो टॉर्क है वो भी आपको 1 Nm का ज़्यादा दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर अगर यहाँ हम लोग एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट के अंदर भी चेंज किए गए हैं। एग्जॉस्ट नोट आपको अब पहले से बेहतर नज़र आने वाला है। साथ के साथ में ये जो इंजन है ये तो आपको ज़्यादा आउटपुट देने ही वाला है। अगर आप ध्यान देंगे इधर इस बाइक के फ्रेम की तरफ तो अब आपको ये जो चेसी है, जो फ्रेम है बाइक का, चेंज नज़र आने वाला है। नया डिज़ाइन किया गया है इसको। एंड जो स्प्लिट फ्रेम है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर मेन चेंज नज़र आने वाले हैं, ये आपको चेंज नज़र आएगा। जब आप इस वाले पार्ट की तरफ ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर ये है फाइबर, यहाँ पे आपको फाइबर नज़र आने वाला है, लेकिन आप अगर इधर ध्यान देंगे तो ये आपको सारा मेटल नज़र आएगा। यानी कि इसको KTM ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको देखने में ये ऐसा लगेगा कि फाइबर है, लेकिन ये प्रॉपर आपको मेटल दिखाई देने वाला है। नया पूरा फ्रेम दिखाई देगा इस बाइक का। जैसे मैंने कहा कि कंप्लीटली न्यू बाइक आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पे इंजन के अंदर भी पावर को इंक्रीज़ किया गया है। अगर हम लोग देखते हैं इस तरफ तो 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इस बाइक के अंदर नज़र आएगा। और जो अब चेंज नज़र आने वाला है वो ये है कि अगर आप इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पे अब आपको क्विक शिफ्टर नज़र आने वाला है। पहले क्विक शिफ्टर इस बाइक के अंदर नहीं नज़र आता था। अगर हम लोग बात करते हैं इस बाइक के वेट के बारे में तो यहाँ आपको दिखाई देगा 162.8 किलोग्राम का वेट, यानी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 163 किलोग्राम का वेट है। जो वेट है वो रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ों में तो चेंज किया गया है, लेकिन उसका जो मेन रीज़न है वो आपको दिखाई देगा। अगर आप इसके एलॉय व्हील की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसको चेंज किया गया है। एलॉय व्हील पहले के कंपेयर में आपको 1.5 किलोग्राम लाइटर नज़र आने वाले हैं। एंड जो आपको डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक के अंदर भी ये चीज़ नज़र आएगी कि डिस्क ब्रेक जो अंदर से आपको खाली सा नज़र आएगा। पहले पूरा भरा हुआ रिंग दिखाई देता था और यहाँ से वेट का रिडक्शन हुआ है। बाकी सारी चीज़ों में वेट का रिडक्शन हुआ है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। अगर यहाँ पे हम लोग डिस्क ब्रेक की तरफ देखते हैं तो नया डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। जो ब्रेकिंग बाइट है KTM का पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। एंड यहाँ पर भी आपको जो ब्रेकिंग बाइट है काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। और साथ के साथ यहाँ पे जब ब्रेक की बात चलिए तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो रिजर्वायर है, जो ऑयल का, उसको भी चेंज किया गया है। यानी कंप्लीटली एक न्यू डिज़ाइन किया गया है इस बाइक को। जो हैंडल ग्रिप है उसको भी, उसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। एंड यहाँ पे जो फील है इसको पुश करने का वो भी चेंज हुआ है। पहले के कंपेयर में अब आपको थोड़ा ज़्यादा लाइट नज़र आने वाला है ये। और साथ ही साथ अगर आप हैंडल बार पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इंजन किल स्विच वगैरह है उसमें भी चेंज नज़र आने वाला है।
यहाँ पे जो इंजन किल स्विच है, साथ में सेल्फ स्टार्ट बटन है। बाकी वहाँ पे अब आपको मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी बटन नज़र आने वाले हैं। पहले ऐसा कुछ भी अपने को इस बाइक के अंदर नहीं नज़र आता था। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आएगा। आपको एक नज़र में ऐसा लग सकता है कि ऑलरेडी ये RC200 के अंदर नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है वो 5 इंच का ही है, लेकिन जो बाकी सारी जो डिटेल हैं ये आपको RC200 के कंपेयर में ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहूँगा, अभी तक ये मच नीडेड चेंज इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था। 250 के अंदर अभी तक सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही दिखाई देता था। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाहर की तरफ ही आपको विंड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर जुगाड़ वगैरह करवाना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट आप आराम से इसके अंदर विंड स्क्रीन इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये जो फ्रंट लुक है एकदम ट्रांसफॉर्मर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइक आपको पहले के कंपेयर में नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर इस बाइक के टैंक की तरफ देखा जाए तो अब आपको यहाँ पे टैंक बड़ा नज़र आएगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला भी था कि जो टैंक है आपको हैवी दिखता है और इसका जो साइज़ है इंटरनली भी इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। अब आपको यहाँ दिखेगा 15 लीटर का फ्यूल टैंक। अभी तक आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे नज़र आता था। अगर हम लोग सीट के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुशन आपको यहाँ सीट पे मिलने वाला है, ज़्यादा सॉफ्ट सीट आपको मिलेंगी। एंड जो पिलियन के लिए सीट है उसको भी काफ़ी वाइड डिज़ाइन किया गया है, एकदम नाइस एंड वाइड सीट आपको नज़र आने वाली है। और साथ में आपको यहाँ पर एक प्रीमियम फिनिश देने के लिए स्टिचेस नज़र आएंगी, जो कि अभी तक KTM के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखता था। ड्यूक के लाइन के अंदर, ड्यूक लाइनअप में, और साथ में आपको यहाँ पे नेट का डिज़ाइन भी नज़र आने वाला है। दोनों सीट के अंदर आपको ये डिज़ाइन नज़र आएगा। एंड ऐसा ही डिज़ाइन आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी एक टेक्सचर दिया गया है एंड यहाँ पर भी सीट के अंदर टेक्सचर दिया गया है, यानी कि इस बार जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस पे भी KTM ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी तक हम लोग KTM को परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा जानते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो ग्राफिक्स वगैरह हैं उनको लेकर और सीट वगैरह के अंदर जो प्रीमियम फिनिशर्स उसको लेकर भी KTM ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। अगर आप ग्रैब रेल की तरफ देखेंगे तो ग्रैब रेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। कोई हैवी बंदा भी पीछे बैठता है तो आराम से ग्रैब रेल को पकड़ सकता है। साथ के साथ अगर आपको सोलो राइड करना है, लगेज वगैरह बांधना है, तो बहुत आराम से आपका जो बैग है इसके ऊपर टिक जाएगा। यहाँ टेल सेक्शन पे अगर आप देखें तो टेल सेक्शन में आपको न्यू LED टेल लैंप नज़र आएगा एंड साथ के साथ में यहाँ पे आपको फिन्स नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी डस्ट वगैरह बाइक फेंकती है, क्योंकि अब आपको यहाँ पीछे की तरफ हगर नहीं नज़र आएगा। पहले यहाँ पे हगर दिया जाता था, अब आपको यहाँ हगर नहीं नज़र आने वाला है। तो वो जो चीटे वगैरह हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पे फिन दिए गए हैं, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। यानी ऑब्वियसली ये जो बाइक है कीचड़ तो फेंकने वाली है थोड़ा बहुत पीछे इस वाले सेक्शन से, क्योंकि अगर आप इस सेक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो ये इसको काफ़ी वाइड कर दिया गया है। तो यहाँ से पीछे तो नहीं छीट आने वाली है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपके ऊपर छीटें आ सकती हैं, यानी कि जो पिलियन है उसको परेशानी हो सकती है। काफ़ी हैवी तो इसका लुक नज़र आएगा, काफ़ी स्पोर्टिव नज़र आएगी, लेकिन वो जो परेशानी मैंने बताई है कि हाँ छीटे वाली परेशानी बहुत ज़्यादा तो फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब देखते हैं रोड के ऊपर जब बाइक चलेगी तो पता चलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर पिलियन को अब झेलनी पड़ेगी। खास तौर से अगर हम लोग बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में, काफ़ी ओपन कर दिया गया है, स्पोर्टिव लुक तो आ गया है, लेकिन अब अगर आप पिलियन के साथ में राइड कर रहे हैं तो उसकी टांगे वगैरह तो ज़रूर बारिश के अंदर ख़राब होने वाली हैं। अब बात करते हैं यार इसके सस्पेंशन सेटअप को लेकर। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको WP का 43 mm का अपसाइड डाउन फॉर्क नज़र आने वाला है, लेकिन जो मेन चेंज है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन के अंदर 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप है, WP का ही है, और इसको साइड में माउंट किया गया है। साइड में माउंट करने का रीज़न है कि यहाँ पर अंदर की तरफ स्पेस चाहिए था KTM को अपना एयर बॉक्स बड़ा करने के लिए, तो अब आपको जो एयर बॉक्स है वो यहाँ पर मिलेगा इस सीट के नीचे की तरफ, इसीलिए इसको साइड में माउंट किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्ट के बारे में, अंडर बैली एग्जॉस्ट आपको नज़र आएगा। पहले आपको साइड माउंटेड दिखता था, अंडर बैली अब नज़र आएगा, एंड जो साउंड है पहले के कंपेयर में ज़्यादा आपको लाउड नज़र आएगी बाइक। ज़्यादा बेस आपको इसके साउंड में मिलेगा, यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बाइक को हर तरीके से बेहतर ही बनाया गया है। कुछ एक चीज़ें हैं जिसके अंदर हो सकता है कि अगर इनको इम्प्रूव किया जाता, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ टायर सेक्शन के बारे में। जो टायर सेक्शन है, अगर हम लोग टायर के बारे में बात करते हैं, अभी भी आपको यहाँ पे MRF ही नजर आएंगे। अगर मैट जिलर टायर यहाँ पर दिए जाते ज़्यादा बेहतर होता। स्टील ब्रेस का टायर MRF का नज़र आने वाला है, जिसका साइज़ है 110/70 का। 17 इंच का टायर आपको फ्रंट में दिखाई देगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रियर के बारे में, तो रियर में भी आपको MRF का टायर ही नज़र आने वाला है, स्टील ब्रेस ही नज़र आएगा, एंड इसका जो टायर साइज़ है वो आपको 150/60 का 17 इंच का टायर रियर में नज़र आने वाला है। और साथ के साथ में कुछ और चीज़ें जो दिखाई देंगी कि यहाँ पे आपको इस बाइक के अंदर अब LED DRL नहीं नज़र आने वाले हैं। ये हाई बीम के ऊपर है, जो जैसे मैंने कहा नीचे वाला पोर्शन जो है हाई बीम है, लेकिन अब आपको यहाँ कोई LED DRL का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जबकि आप इस बाइक को अगर ऑन करेंगे तो LED DRL की जगह ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा आपको जलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एक फंक्शन देखें इस बाइक के, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इससे एरो वाले बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मेन्यू के अंदर आपको चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। ABS का आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ABS आपको
सुपर मोटो मोड करना है। सुपर मोटो मोड पे अगर आप इसके ABS को लेकर जाएंगे तो आपको रियर के अंदर जो ABS है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, सिर्फ फ्रंट ABS काम करेगा। बाकी यहाँ पे आप आराम से इसको बैक कर सकते हैं। बाइक इन्फो वगैरह, ट्रिप इन्फो वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देंगी, नेविगेशन दिखाई देगा एंड आप इसको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ नीचे आपको ऑडियो प्लेयर का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप उनको इस स्विचेस वगैरह से चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑडियो वगैरह जो चेंज करना चाहते हैं। मोबाइल बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं फिलहाल इस बाइक के अंदर। यहाँ पे सारी चीज़ें बाइक बता रही है, सर्विस इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दिखाई देने वाली है एंड जो इंजन टेम्परेचर है वो भी आपको दिखाई देगा इधर। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको टैकोमीटर नज़र आने वाला है, जो कि मैं कहूँगा पहले के कंपेयर में तो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर हम लोग पहले देखते बहुत छोटा छोटा नज़र आता था, अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा टैकोमीटर नज़र आएगा। स्पीड यहाँ दिखने वाली है। RC200 के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आती थी, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो आपको यहाँ जो डिटेल है वो ज़्यादा नाइस दिखाई देंगी, ज़्यादा बेहतर नज़र आने वाली है। टाइम आपको ऑल द टाइम दिखाई देगा एंड ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पहले के कंपेयर में काफ़ी बेहतर किया गया है। बाकी ऊपर की तरफ को कुछ एक साइन वगैरह नज़र आने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन कीज़ के बारे में तो मैं कहूँगा फिट एंड फिनिश का काफ़ी ध्यान रखा है, जैसे कि KTM ने हर जगह पे यहाँ पर भी आपको कीज़ काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आने वाली हैं एंड आपको यहाँ पे हज़ार्ड बटन दिखने वाला है, जो पहले नहीं दिखता था। हज़ार्ड बटन को एक बार अगर आप ऑन करते हैं तो ये जलने शुरू हो जाएंगे एंड एक बार और पुश कर देंगे तो ये बंद हो जाएंगे। उसी पोजीशन में रहता है, कोई चेंज नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इधर हाई बीम पे, ये जो मेन है इससे हाई बीम होगी, लेकिन अगर आप इसको एक बार खींचे तो ये हाई बीम पे रहेगा। यानी एक सिंगल बटन के अंदर ही दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं, 2 क्लिक में आपको दिखाई देगा। अगर आप पास चाहते हैं तो आप पास इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऊपर की तरफ पुल कर देंगे तो आपको ये हाई बीम परमानेंट मिलेगी। अब सबसे मेन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगी, और वो है इस बाइक की सीट हाइट। जो सीट हाइट है उसको अब कम कर दिया गया है, और मैं ये बता देता हूँ कि इसकी जो सीट हाइट है वो आपको नज़र आएगी 800 mm की। 800 mm से 820 mm तक आप उसकी सीट हाइट नज़र आएगी। आप इजीली उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। जो 800 mm सीट हाइट है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से अब ड्यूक को राइड कर सकते हैं। यानी कि अब सीट हाइट की तरफ से आपको इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे। जो सीट हाइट लो हुई है तो नॉर्मली क्या होता है, सीट हाइट लो होने से ग्राउंड क्लियरेंस भी लो होता है, लेकिन KTM ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया है, जबकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको और ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा पहले के कंपेयर में। यहाँ आपको अब नज़र आने वाला है 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मैं बता देता हूँ कि अगर आप इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको मोर देन एनफ नज़र आएगा। यानी कि अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे हिट होगा, टच होगा, स्क्रैच होकर परेशान नहीं करने वाली है। अगर आप इस पाइप की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगा कि यार अगर ये पाइप नीचे से डैमेज हो गया, किसी चीज़ से टच हो गया तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm है। यानी कि आपको ख़राब रोड कंडीशन में भी कोई परेशानी ये बाइक नहीं देने वाली है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बाइक से आप ऑफ रोड करना स्टार्ट कर दें, उस टाइम पर ये पाइप डैमेज हो सकता है। ऑफ रोडिंग आपने नहीं करनी है। बाकी जो ओवरऑल है ये बाइक आपको कोई परेशानी नहीं देगी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से। RVM एकदम वाइड नज़र आने वाले हैं एंड डिज़ाइन में भी आपको चेंज नज़र आएगा, यानी कि आपको बेहतर विजिबिलिटी पहले के कंपेयर में नज़र आने वाली है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सही RVM हम नज़र आएंगे एंड अगर आप देखेंगे तो इनको कितना ज़्यादा एडजस्ट किया जा सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा दिया है इन मिरर के अंदर, यानी कि आपको एडजस्टमेंट की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी मिरर की तरफ से। कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है लुक के मामले में, कि आपको पहले से बेहतर लगती है बाइक, या फिर आपको पहले वाली ज़्यादा बेहतर लगती थी, या फिर जो और भी जो चेंजेस किए गए हैं या आपको पहले वाले पसंद थे, या फिर अब आपको इस बाइक के अंदर पसंद आने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।